हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फैक्चुअल इन्फो। होप सो एवरीवन इज़ फाइन। तो वीडियो जो है ये आपकी गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड है जो भी हमारी 23 में न्यू लॉन्च हुई हैं, और इसमें आपको सारी ही स्कीम्स मिल जाएंगी जो भी हमारी जनवरी से लेके टिल अगस्त तक लॉन्च हुई हैं। सो रिवीजन के लिए अच्छा है, जितने भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उनके लिए ये अच्छा रहेगा। और जो नेक्स्ट अभी आगे जाके आएंगे सितंबर वगैरह में, वो बाद की वीडियोज़ में देखने को मिलेंगी। और जितनी भी स्कीम्स होती हैं उसमें हमें सिर्फ स्कीम का नाम पता होना इज़ नॉट इनफ, ये भी पता होना चाहिए कि उसको कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, उसका एम ऑब्जेक्टिव क्या है और उसका टाइम भी क्या है कि वो कब लॉन्च हुई है। अब 2023 की हो सकता है कि मोस्टली रिसेंटली करंट अफेयर में पूछ ली जाए तो उसमें डेट और टाइम ना, मतलब डेट ना पूछी जाए, टाइम तो खैर कभी नहीं पूछते, लेकिन बाकी जो प्रीवियस हैं जैसे हमें देखने को मिलती है डिजिटल इंडिया और जनधन योजना और NRLM, बहुत सारी हैं, तो किसी सबका जो है ईयर भी आ जाता है कि कौन से ईयर लॉन्च हुई हैं। तो 2023 के में हो सकता है कि ईयर ना पूछा जाए, लेकिन उसके ऑब्जेक्टिव क्या है और मिनिस्ट्री क्या है, किसने लॉन्च किया है, तो ये हमें पता होना चाहिए। और कभी कभी हमें स्कीम जो होती हैं उनकी फुल फॉर्म भी पूछने को आ जाती हैं, तो हमें फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। इसलिए आपको अभी तक जितनी भी हुई हैं सब एक ही वीडियो में है, और इसका PDF के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें आपको मिल जाएगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। पहली है कि मेरा बिल मेरा अधिकार योजना। तो इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि ये कस्टमर को एनकरेज करेगी कि आप जहाँ भी जाएं, कुछ भी आप परचेज कर रहे हैं, उस सिंगल परचेज के लिए भी आप बिल ज़रूर लें उस ओनर से। और इसको हम दूसरे नाम से भी जान सकते हैं, इनवॉइस इंसेंटिव स्कीम के नाम से। और इसका ये मकसद है कि जो ऐप होगी मेरा अधिकार ऐप, इस पे आप जो भी इनवॉइसेस आपको मिलेगी बिल की, उसको अगर अपलोड करेंगे तो आपको जो गवर्नमेंट है वो कैश इंसेंटिव्स भी देगी। ये बेसिकली प्रमोट करने के लिए है कि हर व्यक्ति जो है बिल को खरीदे, बिल ज़रूर लेके आए जब भी वो कोई सामान खरीदे। जैसे कि बीच में एक बार चला था जागो ग्राहक जागो के तौर पे, तो उसी के लिए इंसेंटिवाइज करते हुए, क्योंकि जब ऑफ़र मिलता है किसी चीज़ का तो आदमी उस पर ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। जैसे UPI शुरू में लॉन्च हुआ था तो कैशबैक ऑफर्स बहुत ज़्यादा तगड़े मिले थे, इस वजह से सभी लोगों ने उसको यूज़ करना शुरू किया है। तो यही गवर्नमेंट की न्यू पॉलिसी है कि हम उनको इंसेंटिवाइज करेंगे कैश के थ्रू, अगर आप अपने इनवॉइस को क्या करेंगे, अपलोड करेंगे हमारी ऐप पे। तो इसको किसने लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने। इसका नाम क्या है? मेरा बिल मेरा अधिकार योजना। सेकेंड इज PM ई-बस सर्विस स्कीम। तो इसको किसने लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। काफ़ी बार ऐसा होता है कि जो स्कीम्स होती हैं उनको हम उसकी मिनिस्ट्री से एकदम कनेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि स्कीम्स का नाम और मिनिस्ट्री की जो डिटेल है वो थोड़ी मैच कर ली होती है। जैसे कभी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाली जो मिनिस्ट्री है वो कुछ लॉन्च कर दिया तो बेसिकली उसी इंफॉर्मेशन के रिलेटेड कुछ नई टेक्निक, न्यू चीज़ लॉन्च होती है तो हम आइडिया लगा लेते हैं। लेकिन कभी कभी हमें कुछ भी आइडिया नहीं आ रहा होता है कि जो स्कीम है वो कौन सी मिनिस्ट्री से कनेक्टेड है। जैसे इसमें समझ में नहीं आ रहा है कि ई-बस को जो है हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने लॉन्च किया है, हो सकता था कि इसको ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी वाला भी लॉन्च कर सकता था, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए हमें हमेशा अच्छे से ध्यान देना चाहिए कि कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। तो इसका एम है कि इन्हें इन्हेंस करना है अर्बन ट्रांसपोर्टेशन को, अर्बन मतलब कि शहरी, और ताकि जो एफिशिएंसी है वो ज़्यादा बढ़ पाए ट्रांसपोर्टेशन की, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बसेस की सर्विस हो, ईजिली अवेलेबल हो और ये एनवायरमेंटली फ्रेंडली हो। इस चक्कर में इसको कैसे बनाया गया है? इलेक्ट्रिक बसेस हैं ये। आपकी इलेक्ट्रिक बसेस से पोल्यूशन कम होगा, और इस वजह से ये इसको बूस्ट करने के लिए, और गवर्नमेंट ने कितना 10,000 जो होंगी इलेक्ट्रिक बसेस को इंट्रोड्यूस करना है, और किसके मॉडल के थ्रू? PPP मॉडल के थ्रू। तो ये इनका एक और नाम है, इनको बॉलस्टर सिटी बस के तौर पे जाना जाएगा, बॉलस्टर सिटी बस। तो इनका हमें समझ आ गया कि क्या है कि गवर्नमेंट जो है 10,000 इलेक्ट्रिक बसेस को लॉन्च करने जा रही है, और स्पेशली वह अर्बन ट्रांसपोर्टेशन, जो शहरी आपका ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपोर्ट कहाँ देखने को मिलता है? शहर में देखने को मिलता है। हमारी बसेस जो नॉर्मल होती हैं, जो फ्यूल से चलती हैं, वो भी शहर में बहुत चलती हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो ट्रांसपोर्ट होता है यहीं होता है, तो यहीं हमें इसको एनवायरमेंटल फ्रेंडली बनाना है। फिर है PM विश्वकर्मा स्कीम। तो इसको लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड फाइनेंस MSME ने, और इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि अपलिफ्ट करेगी इंडिविजुअल को, प्रत्येक व्यक्ति को, जो किस स्किल से रिलेटेड होगा, ट्रेडिशनल आपके क्राफ्टमैन या फिर वो आर्टिशन होगा, तो उस जो भी स्किल्स रखते हैं इस तरीके की, स्पेशली वो किस कैटेगरी से, कम्युनिटी से बिलोंग करेंगे, वो OBC कैटेगरी के जो लोग होंगे और ये स्किल्स रखते हैं, तो उनको अपलिफ्ट करने के लिए ये स्कीम लॉन्च हुई है।
इसमें आपको गवर्नमेंट कितना सपोर्ट देगी, आपको देगी लगभग 3 लाख रुपीज़, और कितने परसेंट पे, 5% के रेट पे इंटरेस्ट पे। और जो ये स्कीम है ये 2 चीज़ें और ऑफर कर रही है कि अगर आप ट्रेनिंग करेंगे तो स्कीम जो है वो आपको 500 रुपये देगी ट्रेन होने के। और अगर आपको कुछ मॉडर्न टूल्स वगैरह खरीदने हैं अपनी स्कीम के लिए, जैसे मान लीजिए कोई क्राफ्टमैन है तो टूल्स वगैरह से तो क्राफ्टिंग करता होंगे, या आर्टिशन हुए तो वो भी टूल्स वगैरह उसमें नीड होंगी, तो गवर्नमेंट जो है उन टूल्स को परचेज करने के लिए 1500 रुपीज़ भी देगी। तो एक 500 देगी ट्रेनिंग के लिए और 1500 रुपये देगी परचेज करने के लिए उन टूल्स को। किसने लॉन्च किया? MSME स्किल डेवलपमेंट एंड फाइनेंस। नेक्स्ट है अमृत भारत स्टेशन स्कीम। और जैसे कि मैंने बोला था कि कभी हम जो है मिनिस्ट्री को भी कनेक्ट कर सकते हैं, तो हम इसमें मिनिस्ट्री कनेक्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि अगर ये स्टेशन क्या होता है, एक बस स्टेशन हो सकता है और एक आपका रेलवे स्टेशन होता है, और कौन सा स्टेशन है, एयरपोर्ट को उसमें गिना नहीं जाता है स्टेशन में। तो इसमें भी हम पर्टिकुलरली किसके बारे में बात कर रहे हैं? रेल के बारे में। तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने इसे लॉन्च किया, तो इसमें आइडिया लग सकता है। इसको कब लॉन्च किया? फरवरी 2023 में। और इसका एम क्या है कि हम अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत रीडेवलप करेंगे, डेवलप नहीं करेंगे, रीडेवलप, जो ऑलरेडी डेवलप हैं उन, या फिर थोड़ी सी उसमें खामी देखने को मिल रही है, उन रेलवे स्टेशंस को हम दोबारा क्या करेंगे? डेवलप करेंगे। और ये कितने रेलवे स्टेशन है? 1309 आपके स्टेशन है, और ये पूरे इंडिया में है, नेशन वाइड। हम 1309 स्टेशंस को दोबारा क्या करेंगे? रीडेवलप करेंगे और उन्हें अच्छा और बनाएंगे। फिर है आपकी सामर्थ्य स्कीम। इसकी फुल फॉर्म देख लीजिए, स्कीम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन टेक्सटाइल सेक्टर। अब ऑलरेडी टेक्सटाइल सेक्टर की स्कीम है, तो इसको किसने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने। और इसका एम क्या है कि हमें एनकरेज करना है एंड सप्लीमेंट करना है एफर्ट्स फॉर द इंडस्ट्री इन जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन द ऑर्गेनाइज्ड टेक्सटाइल एंड एलाइड सेक्टर। अगर स्कीम की फुल फॉर्म से हमें थोड़ा आइडिया आ जाता है कि किस चीज़ से रिलेटेड है, जैसे कि टी फॉर टेक्सटाइल, तो उससे ये भी आइडिया लग जाता है कि ये स्कीम क्या कहना चाह रही होगी। तो टेक्सटाइल से रिलेटेड है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लेके आनी है, एफिशिएंसी बढ़ानी है और एम्प्लॉयमेंट देना है, साथ में जितने इंडस्ट्री जो है उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। तो यही चीज़ें हैं। तो इसमें भी यही है कि हमें एनकरेज करना है, सप्लीमेंट करना है, इंडस्ट्री को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, और अदर सेक्टर्स के साथ भी इसको ऑर्गेनाइज करके और बेटर बनाना है। और ये पूरी की पूरी आपकी एंटायर वैल्यू चेन जो है टेक्सटाइल की, इसको कवर करेगी। लेकिन ये किस चीज़ को छोड़ेगी? ये छोड़ेगी आपकी स्पिनिंग एंड वेविंग को। स्पिनिंग होता है काटना और वीविंग होता है आपका बुनना। तो ये चीज़ें जो है टेक्सटाइल में नहीं आती, क्योंकि ये इंडस्ट्री से रिलेटेड नहीं है, ये हैंडक्राफ्ट में ज़्यादा आता है। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में ये दोनों चीज़ों को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा और बाकी सारी चीज़ें पे ध्यान दिया जाएगा। नेक्स्ट है अमृत धरोहर स्कीम। और ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने लॉन्च किया है। ये प्रोटेक्ट करने के लिए है आपके वाइटल जो वेटलैंड्स हैं, आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा वेटलैंड है जो हमारे एक बायोडाइवर्सिटी या फिर हमारे एनवायरनमेंट में क्या करता है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उसी एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए तो वेटलैंड को क्या करना है? प्रिजर्व करना है, प्रोटेक्ट करना है। तो ये वही स्कीम है अमृत धरोहर स्कीम। तो हमारी ये जो धरोहर है इसको हमें क्या करना है? बचाना है। फिर आपकी मिष्टी। तो मिष्टी तो बजट में ही थी, काफ़ी बार सुन भी लिया होगा। तो यह है मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर द शोर लाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम। तो हमें इस स्कीम से क्या भी करना है? हमें इनकम भी जनरेट करनी है। और इसको लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो ये वैसे भी आइडिया लग पा रहा था कि रिलेटेड टू हैबिटेट है, मैंग्रोव है, रिलेटेड टू नेचर है, तो किस मिनिस्ट्री ने इसे लॉन्च किया होगा। तो ये जो है ये फैसिलिटेट करेगी आपके मैनग्रूव के प्लांटेशन को ऑन सॉल्ट लैंड्स अलोंग द सी कोस्ट ऑफ इंडिया। तो मैनग्रूव हमें देखने को भी कहाँ मिलते हैं? ये हमें अपनी इंडिया के बॉर्डर की जो सी कोस्टल एरियाज है वहीं देखने को मिलते हैं। तो वहीं पे हमें इनकी प्लांटेशन को क्या करना है? और बढ़ाना है और इसको फैसिलिटेट करना है। और हमारा एम क्या है कि हमें इंटेंसिव अफॉरेस्टेशन करना है। अफॉरेस्टेशन मतलब दोबारा लगाना। तो जो एरियाज़ में कोस्टल में कमी देखने को मिल रही है हमारे मैनग्रूव की, वहाँ हमें मैनग्रूव्स को बढ़ावा देना है। जहाँ ऑलरेडी हैं उन्हें प्रिजर्व करना है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। और किनको? कोस्टल मैनग्रूव फॉरेस्ट को। और इसमें जो आपकी सेंटर होगी वो कवर करेगी इस प्रोजेक्ट का 80% कॉस्ट, और जो 20% कॉस्ट होगा वो करेगी स्टेट। अब जिस भी स्टेट में, मान लीजिए वेस्ट बंगाल में काफ़ी मैनग्रूव देखने को मिलता है, तो आपकी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट जो है 20% इसका कॉस्ट का कवर करेगी। बाकी 80% कौन देगा? सरकार देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर आपकी उड़ान 5.1। अब आप देखेंगे कि उड़ान जो है वो बहुत पहले लॉन्च हो चुकी थी, उड़े देश का आम नागरिक। लेकिन ये कौन सा वर्जन है इसका? 5.1। तो इसमें ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है। क्लियरली हमें पता चल रहा है कि रिलेटेड टू उड़ना है, रिलेटेड टू फ्लाई है, तो एविएशन ही करेगा। और न्यू वर्जन ऑफ रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है ये RCS। इसका एम है कि हमें इन्हांस करना है
एयर कनेक्टिविटी को और एसेसिबिलिटी को टू रिमोट एरियाज़। तो स्पेशली किसके लिए है, ये रिमोट एरियाज़ के लिए है, ताकि वहाँ कनेक्टिविटी बढ़िया हो सके। हमें रिमोट एरियाज़ में थोड़ी ना हेलीकॉप्टर और इनकी सर्विसेज ईजिली मिलती है, हमें तो दूर दूर जाके शहरों में जहाँ पे एयरपोर्ट्स होते हैं हम वहीं से उसकी फैसिलिटी को ले सकते हैं। तो लेकिन ये किस चीज़ को कनेक्ट करने के लिए है, ये है रिमोट एरियाज़ को। तो 5.1 चाहे तो इसकी जो अदर वर्जन है 4, 3, 2, 1 ये सब देख सकते हैं, लेकिन अगर रिसेंट 23 के बेस पे क्वेश्चन आया तो ये आ सकता है आराम से। तो रिमोट एरियाज ऑफ द कंट्री थ्रू हेलीकॉप्टर्स, और इसमें किसका यूज़ किया जाएगा, हेलीकॉप्टर्स का। तो इसमें आप एक चीज़ और देख सकते हैं, इसमें क्या लिखा है कि कनेक्टिंग द कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री। तो ये पूरे कंट्री के जो कॉर्नर्स है उसको कनेक्ट करने के लिए है, और इसमें आपके स्पेशल राउंड फॉर हेलीकॉप्टर रूट्स, तो स्पेशल राउंड भी देखने को मिलेंगे, हेलीकॉप्टर के अलग से रूट होंगे जो जिसमें हेलीकॉप्टर ही चल रहा है। तो काफ़ी सही है कि मतलब रिमोट एरियाज़ में भी इस चीज़ की जो फैसिलिटी है वो मिल पाए, कनेक्ट हो पाए पूरा इंडिया के रिमोट एरियाज़ थ्रू दी हेल्प ऑफ हेलीकॉप्टर। फिर है विवाद से विश्वास स्कीम। तो ये है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने लॉन्च की है, और ये विवाद आप देखेंगे कि जब कोविड आया था तो उस टाइम पे काफ़ी एमएसएमई सेक्टर है उसमें देखने को मिली थी ढील और कमी आई थी। तो उस टाइम पे उसको विवाद के तौर पे देखा गया था कि एमएसएमई के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं सरकार और एमएसएमई का सेक्टर डूबता जा रहा है। तो उसी हिसाब से उस विवाद से उसे निकालने के लिए कहाँ लेके जा रहे हैं, विश्वास की ओर, कि भाई हम इसमें कुछ करेंगे, हम नया लाएंगे। तो इनका नाम भी इन्होंने ये रखा, विवाद से विश्वास स्कीम, और ये 1 है। तो इसमें क्या है कि हमें रिलीफ देनी है किसको, एमएसएमई इम्पेक्टेड लोगों को, और या जो भी इंडस्ट्रीज़ होंगी या फिर जिनकी कंपनीज होंगी उन लोगों को हमें क्या करना है, रिलीफ देनी है, मदद देनी है। और कोविड-19 में जो इम्पैक्ट हुआ था जिन लोगों पे, जिनकी इंडस्ट्रीज़ पे, उनको हेल्प देनी है। कब लॉन्च हुई है, 2023 में। तो पहला जो वर्जन है 1.1 में है क्या है कि हमें सिर्फ रिलीफ देनी है। फिर है विवाद से विश्वास 2 मतलब 2.0। तो इसमें यह है कि पहले में तो देखो रिलीफ दे दिया, दूसरे में हमें कॉन्ट्रैक्चुअल जो डिस्प्यूट्स वहाँ पे हुए थे उस वक्त उनको क्या करना है, सेटल डाउन करना है। तो इफेक्टिवली सेटल करना है पेंडिंग जितने भी हमारे कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट्स थे गवर्नमेंट के या फिर गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग्स के, जितने भी लोग या फिर एजेंसीज उसमें इन्वॉल्व थी, उन सभी के द्वारा जितने आपके डिस्प्यूट्स क्रिएट किए गए थे उन्हें इफेक्टिवली हमें क्या करना है, सेटल डाउन करना है। और इसको किसने लॉन्च किया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने। तो ये बेसिकली किस चीज़ के लिए, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए आपका 2.0। फिर है नेशनल क्वांटम मिशन। तो क्वांटम मिशन इस टाइम पे बहुत ज़्यादा तेज़ी में है और बहुत खबरों में भी है, और ये यूपीएससी के लिए तो स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस वगैरह के लिए। तो इसको किसने लॉन्च किया, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने। और इस मिशन का प्लान है इंडिया में बेसिकली कि हम 2023 में जैसे हमने इसे लॉन्च किया है तो 2031 तक एम है कि हमें इसे सीड करना है, बढ़ाना है, पौधे को नर्चर करना है और इसको और ज़्यादा स्केल अप करना है, इसकी साइंटिफिक और इसकी इंडस्ट्रियल रिसर्च और जितना डेवलपमेंट है, ताकि हम एक अच्छा सा क्या करें, एक वाइब्रेंट इनोवेटिव इकोसिस्टम जो है क्वांटम टेक्नोलॉजी में सेटअप कर पाएँ। कहाँ, अपनी कंट्री में। तो कितना टाइम है हमारे पास, 2023 से 31 का हमारा एम है कि इसके अंदर तो हम कम से कम इतना रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर पाएँ कि हम एक अच्छा सा इकोसिस्टम अपनी कंट्री के अंदर हम क्वांटम टेक्नोलॉजी के बेस पर क्रिएट कर पाएँ। देखिए इंडिया जो है हमारी 7th कंट्री है जो इस क्वांटम मिशन के तौर पे काम करने जा रही है, जिसने स्टार्ट किया है। और बाकी जो हमारी 6 कंट्रीज़ हैं वो कौन है, यूएस है और ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, फ्रांस, कनाडा एंड चाइना। तो हम कौन से नंबर की हैं, वी आर 7th हैं जो क्वांटम मिशन पे वर्क कर रही हैं। फिर आपकी संगठन से समृद्धि स्कीम, तो ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने लॉन्च किया है, संगठन से समृद्धि। और इसका काम क्या है कि ये एम्पावर करेगी उन मार्जिनल रूरल हाउस होल्ड के लोगों को, ताकि हम उन जितने भी रूरल विमेन हैं उनको स्पेशली सेल्फ हेल्प ग्रुप में एनरोल कर पाएँ। तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप में रूरल वुमेन को एनरोल करने के लिए स्कीम है, वो भी मार्जिनल रूरल हाउस होल्ड के लोगों को। और इनका एम है कि हम कम से कम एसएसजी के अंदर 9 करोड़ से लेकर 10 करोड़ वुमन तक को तो ले ही आए। इस स्कीम को जो है ना 2 बेटर जो स्कीम पहले से चलती आ रही है उसके अंदर लॉन्च किया गया है। तो देखिए क्या है, वो एक है दीनदयाल अंत्योदय योजना, काफ़ी फेमस है, इसका ईयर ज़रूर देख लीजिएगा। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन जो है उसका ईयर देख लीजिएगा। तो इन 2 मिशंस जो हैं हमारी योजनाएं हैं, इसके अंदर लॉन्च किया गया है संगठन से समृद्धि स्कीम को। और इसका मेन क्या है कि हमें 9 से 10 करोड़ वुमेन को, स्पेशली रूरल हाउस होल्ड से जो बिलोंग करती हैं, मार्जिनल, उनको हम एम्पावर कर सकें और एसएसजी में उनको क्या कर सकें, एनरोल कर सकें। फिर है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। तो नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि लिटरेसी
को हमें बढ़ावा देना है। तो स्पेशली इसको किसने लॉन्च किया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नाम से पता चल रहा था। तो प्रोवाइड करना है लिटरेसी 5 करोड़ इंडिविजुअल को, कौन सी एज के, 15 और उससे ऊपर के जितने हमें लोग मिलेंगे उनमें हमें 5 करोड़ इंडिविजुअल्स को कम से कम लिटरेसी के तौर पे एनरोल करके अच्छा लिटरेसी एजुकेशन देनी है उन्हें। ये जो है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। 60 आपका जो है सेंट्रल गवर्नमेंट देगा और 40% जो है उसका कॉस्ट कौन बियर करेगा, स्टेट गवर्नमेंट बियर करेगी। तो ये किन स्किल्स पे काम करेगी इसमें देख लेते हैं। तो जो प्रोग्राम है ये एड्रेस करेगा ऑल एस्पेक्ट्स, ऑल एस्पेक्ट मतलब सभी। तो जैसे कि अडल्ट एजुकेशन है उन पे ध्यान दिया जाएगा, जैसे कि फाउंडेशनल लिटरेसी, न्यूमरेसी, क्रिटिकल लाइफ स्किल, वोकेशनल स्किल जो डेवलपमेंट है, आपकी बेसिक एजुकेशन है और कंटिन्यूइंग एजुकेशन है। ये जितनी भी स्किल्स हैं इनको इन्होंने ऑल एस्पेक्ट दिया, मतलब कि इन्होंने सारे कवर कर लिए हैं एस्पेक्ट्स। तो इन्हीं सभी एस्पेक्ट पे काम करते हुए ये नया इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम लेके आए हैं और इनका एम है कि हम कम से कम 5 करोड़ इंडिविजुअलों को इन द एज ग्रुप ऑफ 15 ईयर्स एंड अबव इसमें हम इन्हें लिटरेसी प्रोवाइड करा देंगे एजुकेशन। और इसमें ये भी है कि अ न्यू स्कीम ऑन एजुकेशन फॉर ऑल है ये। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी हो सकता है कि जो एडल्ट एजुकेशन है उसके तौर पे कौन सा प्रोग्राम लॉन्च हुआ है, तो न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। एजुकेशन फॉर ऑल करके जो न्यू स्कीम आई है उसका क्या नाम है, तो न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। और इसमें बाकी इसकी डिटेल है कि एस्टिमेटेड बजट जो है 5 साल के लिए और टोटल बजट वगैरह याद करने की नीड नहीं है। फिर है हमारी MSME कॉम्पिटिटिव लीन स्कीम। तो इसको लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज ने। तो लीन मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है कि इंक्लूड करना है हमें कोई सेट ऑफ प्रिंसिपल जिसमें लीन थिंकर्स हों। और लीन थिंकर मतलब कि हमें अचीव करना है कुछ चीज़, तो उनमें होता है ना कि कुछ प्रिंसिपल्स हों, सेटअप हों, कि हमारे गोल्स हैं सिद्धांतों के बेस पे। तो सिद्धांत क्या है कि हमें एक प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, अपनी क्वालिटी का ध्यान रखना है और हमें ऐसे प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है कि हम एलिमिनेट कर सकें वेस्ट को थ्रू काइजन। काइजन मतलब होता है कि गुड हम चेंज ला पाएँ, अच्छा चेंज लाएं, लेकिन हम डिफेक्ट जो हैं उसको कम कर पाएँ। तो मतलब हमारी प्रोडक्टिविटी की क्वालिटी इतनी अच्छी हो कि हमारा डिफेक्ट जो हो बहुत कम हो, तो वेस्ट जो हो उसको हम कम कर सकें। तो वही यहाँ पे देखेंगे हम, एम भी वही है कि हम लीन जर्नी को फॉलो अप करते हुए MSME को हम जो है उसका वेस्टेज रिड्यूस कर सकें सब्सटेंशियली, हम प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सकें, हम क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकें, हम एक सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट करें काम करने वाले जितने वर्कर्स हों उनके लिए, हम अपने मार्केट को क्या कर सकें, एक्सपेंड कर सकें, और फाइनली हम जो एक कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में प्रॉफिटेबल बन पाएँ। प्रॉफिटेबल मतलब कि हमें अच्छा ज़्यादा इनकम भी हमारी जनरेट हो रही हो और हमारा सब कुछ अच्छा चल रहा हो। और इस क्योंकि वर्ल्ड जो है वो कॉम्पिटिटिव ही है, इंडिया में ही नहीं, हमारा कंपटीशन तो सबसे होता है ना। अगर आपने कोई इंडस्ट्री सेट की है तो आप पहले सोचोगे कि हम इंडिया में, हमें हर कंपनी का कोई ना कोई कॉम्पिटिटर मिल ही जाएगा। अगर आपने एक नॉर्मली प्लास्टिक की भी सेट की है तो आप ही नहीं है पूरी दुनिया में कि सिर्फ एक प्लास्टिक का काम आप ही कर रहे हैं, आपके बगल में पता नहीं कितने लोग और कर रहे होंगे। तो हर एक से हमें, हमारा क्या है, कंपटीशन है। तो उससे बेटर करने के लिए हमें अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, अपनी वर्क एफिशिएंसी को बढ़ाना है, सेफ्टी प्रोवाइड करनी है, मार्केट को एक्सपेंड करना है और क्वालिटी को बढ़िया करना है। तब जाके हम एक प्रॉफिटेबल बिजनेस सेटअप कर पाएंगे और इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में रूल कर पाएंगे। इसमें और चीज़ ये है कि गवर्नमेंट जो है इसमें कंट्रीब्यूट करेगी आपका 90% जितना भी इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट होगा फॉर हैंड होल्डिंग एंड कंसल्टेंसी फीस के तौर पे। और इसमें एक और चीज़ है कि एडिशनल कंट्रीब्यूशन जो है उन लोगों का भी लिया जाएगा। 5% इसमें एडिशनल कंट्रीब्यूशन है किनका, जो आपके लोग हैं स्फूर्ति क्लस्टर से बिलोंग करते हैं, SFURTI, जैसे कि विमेन हो गई, आपके SC ST कम्युनिटी के लोग हो गए, स्पेशली वेयर नॉर्थ ईस्ट रीजन के जो लोग होंगे उसमें से आपके जो MSME सेक्टर को ओन करे विमेन होंगी, SC ST ओन्ड MSMEs होंगी, तो उसमें से भी 5% लोगों को एडिशनली कंट्रीब्यूट किया जाएगा, उनको लिया जाएगा। तो अच्छा है ये नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए। और इसकी नोडल एजेंसी कौन है, ये है आपकी नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल, जो इस स्कीम को क्या कर रही है, वर्क कर रही है इस पर। कब लॉन्च हुई थी, 10 मार्च को हुई थी। कहाँ पे लॉन्च हुई थी, दिल्ली में लॉन्च हुई थी। फिर आपकी वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम्स, तो इसी से हमें समझ में आ रहा है कि विलेज से रिलेटेड है। तो ये देखिए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ये आपके बजट में भी देखने को मिलती है। और इसका क्या है, फाइनेंशियल ईयर है 2022-23 से लेके कब तक का, 25-26 तक। और इसको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने लॉन्च किया है। तो ये स्पेशली बॉर्डर एरियाज़ के लिए है। तो हमें बॉर्डर एरियाज़ कहाँ देखने को मिलते हैं, हमें जम्मू कश्मीर में देखने को मिलते हैं, फिर हिमाचल हो गया, फिर हमारा उत्तराखंड हो गया,
फिर आप देखेंगे इधर हम नॉर्थ ईस्ट में पहुंच जाएंगे तो अरुणाचल हो गया, फिर इधर सारा ही नॉर्थ ईस्ट समझ लीजिए, सिक्किम वगैरह सब। तो ये सब क्या है, बॉर्डर एरियाज़ है हमारे। तो इन्हीं सब के एरियाज़ को और ज़्यादा डेवलप करने के लिए, देखिए बॉर्डर एरियाज़ है, यहाँ का कोई गाँव है, इसके बारे में कितनी इन्फॉर्मेशन है आपको। तो इन्हीं गाँव की जो बॉर्डर एरियाज़ है, इनमें सभी चीज़ों की जो है अवेलेबिलिटी हो, यहाँ के लोगों को भी वही सुख सुविधा मिले जो हम सभी को मिल रही है। तो इन्हीं गाँव को और ज़्यादा वाइब्रेंट बनाना है, तेज़ी लानी है, और इन विलेज में हमें क्या करना है, डेवलपमेंट करना है। तो इसी के लिए ये बेसिकली प्रोग्राम है। तो ये क्या है, विलेजेस ऑन द नॉर्दर्न बॉर्डर दस इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल लिविंग इन आइडेंटिफाइड बॉर्डर विलेजेस। तो क्या करना है, इन लोगों की लाइफ जो है इसकी क्वालिटी को और बढ़ाना है, ठीक है। और इसमें हम देखेंगे और कुछ है, ये विल लीड टू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो यहाँ पे, और लाइवलीहुड यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट हो, यहाँ के लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा इनकम के सोर्सेज मिले। ऐसा नहीं कि बेचारे कोने में रह रहे हैं, ज़िंदगी भर इस कोने में ही काट के चले जाएंगे, इन्हें कोई ना इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिला, ना हाईवे ना कुछ अदर जीने के अदर अपॉर्चुनिटीज़ मिली। तो इनके लिए नया ऑप्शन है कि हम आपको भी अपने जितने बाकी लोग जिस तरीके से जी रहे हैं अदर पोर्शन ऑफ द कंट्री, आपको भी उसी तरीके से हम डेवलपमेंट देखने को मिले। तो 4 स्टेट है इसमें, जिसमें एक यूटी भी है अलॉन्ग, बाकी हमारा जितना नॉर्दर्न लैंड बॉर्डर है वो सब इंक्लूडेड है इसमें। और ये कहाँ से शुरू हुआ था, ये अरुणाचल प्रदेश के किवित्तू जो एरिया है वहाँ से शुरू हुआ था, अमित शाह ने इसे लॉन्च किया था। फिर है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। तो अभी तक अन्न करके नहीं सुना होगा आपने, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना थी, तो ये अन्न योजना करके है, इसको लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने। और इसमें साफ लिखा है कि ये मुफ्त अन्न योजना है और फ्री फूड डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम है ये। तो इसमें है कि गवर्नमेंट जो है एलिमिनेट करेगी सब्सिडाइज जो प्राइसेस हैं। आप देखते होंगे कि हमें 3 रुपये पर राइस मिलता है, 2 रुपये पे हमें वीट मिलता है, 1 किलो पे हमें जो मोटा अनाज होता है वो खरीदते हैं हम वहाँ से, जो राशन कार्ड की शॉप्स होती हैं। तो अब जो है गवर्नमेंट ने उसको एलिमिनेट कर रखा है फॉर अ ईयर के लिए, 1 साल के लिए, कि आपकी जो सब्सिडाइज प्राइसेस हैं उस पे नहीं मिलेगा, बल्कि आपको क्या मिलेगा, फ्री मिलेगा 1 साल तक। ये सारा जो आपको ये पैसे थे 3-2 रुपये, ये 1 रुपये देने के, ये देने की नीड नहीं है। आप साल भर क्या ले सकते हैं अपने, अगर आपके पास कार्ड है तो फ्री में ले सकते हैं। और यही है कि इन ऑर्डर टू एक्वायर द अमाउंट विच देवर एंटाइटल, वही अमाउंट मिलेगा जिनको जितना उनके लिए फिक्स होता है। जैसे कि 35 किलो आपके लिए फिक्स है, तो हर एक अंत्योदय अन्न योजना हाउस होल्ड के लिए है ये, तो जितना फिक्स कर रखा है गवर्नमेंट ने उनको ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। और 5 किलो पर पर्सन इन अ प्रायोरिटी हाउस होल्ड, तो हर महीने 5 किलो जो है प्रायोरिटी हाउस होल्ड के तहत फिक्स है, और 35 किलोग्राम जो है वो ये अंत्योदय अन्न योजना हाउस होल्ड के तहत फिक्स है। तो इसमें आप जाइए, अगर आपका कार्ड है तो लेके आइए, लेकिन आपको ये जो 3-2 रुपये या 1 रुपये देने पड़ते थे वो साल भर नहीं देने होंगे। फिर है एस्पायरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम। अभी तक हमने देखा था कि एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम चल रहा था, जिसमें डिस्ट्रिक्ट को क्या करना था, उसको डेवलप करना था, उसकी जितनी चीज़ों में वो लैक कर रहा है उसमें उसकी और ज़्यादा डेवलपमेंट शो करनी थी। तो अब बेसिकली किस लिए है, ये है ब्लॉक प्रोग्राम। तो डिस्ट्रिक्ट के अंदर तो हमें बहुत सारे ब्लॉक देखने को मिलते हैं, अब हमें किस पे काम करना है, ब्लॉक्स पे काम करना है, ठीक है। तो ये है नीति आयोग का कार्यक्रम, और इसको इम्प्रूव करना है, जिसमें हमें परफॉर्मेंस ऑफ ब्लॉक्स विद इन दी बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट इन वेरियस डेवलपमेंट। तो पहले हमने डिस्ट्रिक्ट को इम्प्रूव किया था, अब हम डिस्ट्रिक्ट जो और भी पिछड़े होंगे उनके अंदर हम ब्लॉक्स की परफॉर्मेंस को क्या करेंगे, बेटर करेंगे। और ये जो है हमारा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो है ये 2018 में शुरू हुआ था, उसी के तहत उसी के तर्ज पे चलते हुए एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम जो है वो भी लॉन्च हुआ है। और ये प्रोग्राम जो है आपके 500 डिस्ट्रिक्ट को कवर करेगा। 500 डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक्स का मेंशन नहीं है कि कितने ब्लॉक्स को मेंशन डेवलप करेगा, लेकिन 500 डिस्ट्रिक्ट को जरूर कवर कर रहा है। और अक्रॉस कितने 31 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। इनिशियली स्टार्टिंग में हमने 31 स्टेट्स प्लस यूनियन टेरिटरी, क्योंकि हमारे स्टेट तो 28 ही है ना, तो उसमें कुछ हमारी कितनी जुड़ जाएंगी, फिर 3 हमारे यूटीज़ होंगे इसमें, तब जाके 31 होगा। और इनिशियली इन पे काम किया जा रहा है। फिर हमारा नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, तो हाइड्रोजन के ऊपर तो काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, ये एक लेटेस्ट टॉपिक है। तो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भी लॉन्च किया है हमारी कंट्री ने। तो इसमें यह है कि इसका एम है हमें क्लाइमेट चेंज
की जो टारगेट है उसको मीटअप करना है। तो हमारा टारगेट तो बजट में भी देखा होगा कि क्या था, कि हमें नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन को अचीव करना है। कब तक? 2070 तक। तो 2070 तक नेट ज़ीरो हमें कार्बन एमिशन को अचीव कर लेना है, और हमें इंडिया को एक ऐसा एक्सपोर्ट हब बना लेना है हाइड्रोजन फ्यूल का कि हम प्रोडक्शन में वाइज बहुत अच्छे हों और हम हाइड्रोजन को एक्सपोर्ट कर रहे हों वर्ल्ड वाइड। तो उसी के तहत कुछ जो है इसमें क्राइटेरियाज है कि हमें क्या क्या चीज़ों को अचीव करना है। तो पहला तो यह है कि हमें कैपेसिटी जो है अपनी उसको इतनी इम्प्रूव करना है, बढ़ा देना है कि हमारा प्रोडक्शन हो 2030 तक 5 मिलियन टन। ठीक है, तो हर साल हम 5 मिलियन टन को ग्रीन हाइड्रोजन को क्या कर सकें, प्रोड्यूस कर सकें। और ये कब तक हमें अचीव करना है? 2030 तक हमें इतना कैपेबल हो जाना है कि हर साल हम 5 मिलियन टन प्रोड्यूस कर सकें। फिर दूसरा है कि 2030 में तक हमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 का एमिशन जो है, इसको रिड्यूस कर देना है कि हम CO2 को कम से कम यूज़ कर सकें, चाहे व्हीकल के थ्रू, इंडस्ट्रीज़ के थ्रू, जहाँ से भी निकलती है उसको हम रिड्यूस कर पाएँ। और नियरली हमें कितना रिड्यूस करना है? 50 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम। 50 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम CO2 को रिड्यूस कर देना टिल अप टू 2030। फिर कुछ और ये भी है कि जैसे हमें फॉसिल फ्यूल को हम इंपोर्ट करते हैं ना दूसरे कंट्री से, तो हम उस इंपोर्ट को भी रिड्यूस कर पाएँ। कितना? लगभग हम 1 लाख करोड़ तक का जो बाहर से इंपोर्ट करते हैं फॉसिल फ्यूल वगैरह, उसमें हम रिडक्शन देखने को मिले। मतलब कि हम अपने कंट्री में ही ऐसे सोर्सेज अपनाएं कि हम फॉसिल फ्यूल की डिपेंडेंसी को कम कर पाएँ, या फिर बाहर से लेना हम बंद कर दें। लगभग कितना? 1 लाख करोड़ तक का, और 2030 तक इसे अचीव करना है। और इसमें एक कि हमें अट्रैक्ट करनी है इन्वेस्टमेंट का कितना? लगभग 8 लाख करोड़। इस सेक्टर के अंदर हमें इतना इन्वेस्टमेंट तो कैसे भी करके अट्रैक्ट करना है, चाहे बाहर से, चाहे अपनी ही कंट्रीज़ के थ्रू। तो इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकें हम कितना? लगभग 8 लाख करोड़ की। और तीसरा एक और है कि 2030 तक हमारा टारगेट है कि हम क्रिएट कर पाएँ 6 लाख जॉब। इस सेक्टर में 6 लाख जॉब तो आ ही जाए कम से कम। तो इसको किसने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो आप एक बार देख सकेंगे कि दोबारा कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाइड्रोजन मिशन। तो इसके गोल्स क्या हैं कि 6 लाख जॉब तो मिल पाए कम से कम, 8 लाख करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट हो पाए, हम 1 लाख करोड़ तक के रिडक्शन इन फॉसिल फ्यूल को 2030 तक रिजर्व अचीव कर पाएँ, और साथ में हम कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को कितना 50 मिलियन मेट्रिक टन तक रिड्यूस कर पाएँ, और वहीं हमारी जो प्रोडक्टिविटी है उसकी कैपेसिटी को इन्हेंस कर पाएँ कितना 5 मिलियन टन्स ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। और सबसे इंपॉर्टेंट कि 2070 तक हमें क्या अचीव करना है? नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन क्लाइमेट चेंज के तहत पे। फिर है ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट स्कीम। इसका एक और नाम है बिंड स्कीम, BIND, बाइंड स्कीम। और इसको किसने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ये, और इसका मेन है कि हमें प्रोवाइड करना है फाइनेंशियल सपोर्ट किसको? प्रसार भारती को। आपने देखा होगा प्रसार भारती क्या? प्रसार से हमें पता चल रहा है प्रोपोगंडा, कि हमें प्रसार करना है। ये आपने देखा भी होगा, इंडिया पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर है ये, जो हमें गवर्नमेंट प्रसार तरीके का मिलता है देखने को, लाइक रेडियो के थ्रू या फिर जो फ्री अनाउंसमेंट्स होती हैं, ये सभी चीज़ें ये प्रसार भारती के थ्रू करी जाती हैं। तो इनके जो एक्सपेंसेस हैं, खर्चे हैं, इनको सपोर्ट देने के लिए, ताकि और अच्छा क्या कर सकें, ये काम कर सकें। इनके जो कंटेंट डेवलपमेंट है इसमें अच्छा देखने को मिले, हमें अच्छा कंटेंट दें ये, और ये इनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो वर्ल्ड वाइड फैले और भी ज़्यादा मजबूत हो। तो ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए, और जो इनका अदर वर्क है, सिविल वर्क है, वो भी रिलेटेड अब इनको प्रसार करना है, बढ़ाना है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, तो फाइनेंशियल सपोर्ट तो लगेगी। तो गवर्नमेंट इनको फाइनेंशियल सपोर्ट दे रही है। तो कौन सी स्कीम के थ्रू? बाइंड स्कीम के थ्रू। तो ठीक है, याद रखिएगा कि प्रसार भारती को और ज़्यादा सपोर्ट मिले ताकि वो एक्सपेंड कर सके, अपग्रेड कर पाए अपने आप को, और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को ब्रॉडकास्ट कर सके, बढ़ा पाए, और कंटेंट पे अच्छा काम कर सके। तो इन सभी चीज़ों के लिए, और सिविल वर्क में काम कर सके अच्छा, इसलिए गवर्नमेंट ने ये लॉन्च किया है। तो दिस इज़ फॉर टुडे। और अभी तक ये अगस्त तक आपकी यही जो मेन स्कीम है ये लॉन्च हुई हैं, और छोटी मोटी तो आई थिंक इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है। वैसे इसमें सभी इंक्लूडेड, अगर कोई और रह गई होगी तो और वीडियोज़ में मिल जाएगी। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट में बताना कि नेक्स्ट आपको किस चीज़ से रिलेटेड चाहिए।